और इस वक्त का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि तकरीबन 1 महीने की जोर आजमाइश के बाद दिल्ली के दिल में क्या है, 70 की 70 विधानसभा सीटों पर जनादेश सुरक्षित है। और अब बारी एग्जिट पोल की है जो लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। और जितने भी एग्जिट पोल हैं वो थोड़ा थोड़ा वेरीफाई तो कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले वो एग्जिट पोल आपके सामने रख दूं जो एग्जैक्ट क्लियर बढ़त दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बीच एक और नया एग्जिट पोल आपके सामने रख दूं, और ये एग्जिट पोल है जेवीसी का। बहुत सारे नए नाम इस बार आप सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 39 से 45 सीटें, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें, कांग्रेस 0 से 2 सीटें और बाकियों के खाते में 1 सीट। ये जेवीसी का एग्जिट पोल है जिसमें वोट शेयर अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन बीजेपी क्लियर बढ़त के साथ 39 से 45 सीटें और आम आदमी पार्टी को सीधे जस्ट हाफ 22 से 31 पर अगर आम आदमी पार्टी सिमटती है, 31 तक भी रहती है तो 62 से सीधा 31। और एक और एग्जिट पोल आपके सामने पी मार्क का ये एग्जिट पोल है। बीजेपी को ये भी बढ़त दिखा रहा है 39 से 49 सीटें और आम आदमी पार्टी 21 से 31 सीटों के बीच। एक और एग्जिट पोल आपको दिखाती हूं और ये है माइंड ब्रिंक। यहां पर थोड़ा सा सांस ले सकती है आम आदमी पार्टी। बीजेपी 21 से 25 सीटें इसके मुताबिक और आम आदमी पार्टी इसके मुताबिक 44 से 49 पर। यहां पर एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर मैंने अभी जेवीसी आपको दिखाया जो बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, और सिर्फ बढ़त नहीं बल्कि निर्णायक बढ़त दिखा रहा है। 36 का बहुमत है और 36 में से अगर 39 से 45 जेवीसी दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो एब्सोल्यूट क्लियर मेजॉरिटी मान लीजिए। पी मार्क अगर बीजेपी को 39 से 49 दिखा रहा है तो तकरीबन यहीं पर, और अगर जो माइंड ब्रेक है वो दिखा रहा है बीजेपी को 21 से 25 और आम आदमी पार्टी को 44 से 49। और इसके पहले जो हमने दिखाए आपको कुछ एग्जिट पोल्स, हमने वी प्रीसाइड का एग्जिट पोल आपको दिखाया। पोल डायरी और देख लीजिए जल्दी से। आज थोड़ा सा आपाधापी का ही दरअसल वक्त है। पोल डायरी क्या कह रहा है? पोल डायरी एक चौथा ऐसा पोलस्टर है जो कह रहा है कि बीजेपी 42 से 50, इसने थोड़ी सी सीटों का जो एक्सपेंशन है और बढ़ा दिया है। 42 से 50 सीटें बीजेपी के पास, आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई दिख रही हैं। पोल डायरी के मुताबिक यहां पर आम आदमी पार्टी के पास 18 से मात्र 25 सीटें। अब मैट्रिक्स पर आइए। मैट्रिक्स इकलौता ऐसा है जो थोड़ा संतुलन बनाकर चल रहा है अभी एज ऑफ नाउ। बीजेपी के पास 35 से 40 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी के पास 32 से 37 सीटें हैं। यानी कि यहां पर इकलौता मैट्रिक्स ऐसा एग्जिट पोल है जो कांटे की टक्कर दिखा रहा है। तो बहुत सारे नए नाम आपने सुने जिसमें जेवीसी सीधे बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, पी मार्क बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है। अलावा इसके वी प्रीसाइड एक और हमने एग्जिट पोल दिखाया, वो आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखा रहा है। मैट्रिक्स कांटे की टक्कर बता रहा है। पीपल इनसाइड वो क्लियर भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है। तो बटी हुई एक तरीके से फ्रैक्चर्ड या फिर सेगमेंटेड कह लीजिए एग्जिट पोल अभी नंबर्स को प्रेडिक्ट करते हुए, सीटों के नंबर को प्रेडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को सारी जिम्मेदारी से मैं ये जरूर कह दूं कि ये एग्जिट पोल है जो मैं अमूमन कहती हूं, एग्जैक्ट पोल नहीं। एग्जैक्ट पोल आएगा 8 फरवरी को। थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है, मुकम्मल तस्वीर सामने नहीं आती एग्जिट पोल में। ये 4 चेहरे मेरे साथ हैं जो इस तस्वीर को ज्यादा मुकम्मल और ज्यादा एक तरीके से साफ आपके सामने पेश करेंगे। जैस्मिन शाह मेरे साथ हैं, रोहन गुप्ता मेरे साथ हैं, विजय त्रिवेदी मेरे साथ हैं और विनोद शर्मा मेरे साथ हैं। 2 इस देश के वरिष्ठ पत्रकार। आम आदमी पार्टी जिसका सारा स्टेक दांव पर लगा है, जैस्मिन शाह और रोहन गुप्ता, जो शायद एक उम्मीद इन सारे एग्जिट पोल्स के बाद अपने मन में और दिमाग में लेकर चल रहे हैं। जैस्मिन,
तकरीबन सारे 80% of the exit poll are showing that BJP is coming in power in Delhi. सबसे पहला रिएक्शन जैस्मिन, ये क्या हो रहा है कि भाई 46 से 52 सीटें, 39 से 45, 39 से 49? गरिमा जी, 2015 और 2020 के एग्जिट पोल्स उठा के देख लीजिए। दिल्ली में कभी भी इतनी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताने वाला एक भी एग्जिट पोल नहीं था। 2015 या 2020 की बात कर लें तो ये हमेशा एक ट्रेंड रहा है दिल्ली के जब एग्जिट पोल्स की बात करें तो मैं इन पे ज्यादा विश्वास नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो हमारे पक्ष में है वही सही है, उनके खिलाफ ये है। दिल्ली में एग्जिट पोल्स नहीं चलते। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये वाला जो चुनाव था, पहली बार हमने देश में इतना गंदा, इतना कॉम्प्रोमाइज चुनाव देखा। हमने और इसके पीछे मैं एक कारण बताऊंगा आपको कि क्यों मैं ये आज बात उठा रहा हूं। जिस प्रकार से हमने चुनाव आयोग के सारे कायदे कानून की धज्जियां उड़ते हुए देखी, खुलेआम शराब, खुलेआम पैसा बटा जा रहा है। एक कैंडिडेट नहीं, सारे भाजपा के कैंडिडेट, मतलब अरबों खरबों पैसा इन्होंने खर्च किया है। तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल, जो दिल्ली पुलिस के संरक्षण में इन्होंने ये सारे काम किए। तो जब आप एग्जिट पोल में माइक लेके जाते और एक सेकंड जैस्मिन, बस थोड़ा सा मुझे एक ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। जर्नो मिरर का एक और एग्जिट पोल है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब ये जो लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिट पोल ऐसा दिखा रहे थे कि बीजेपी विल बी इन पावर, अब ये जर्नो मिरर का जो एक और एग्जिट पोल है, ये 45 से 48 सीट दे रहा है आम आदमी पार्टी को। जैस्मिन, लेकिन अब मैं सिर्फ एग्जिट पोल पर ही अगर आपसे जैस्मिन सवाल पूछूं, अब ये तकरीबन एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है कि अगर 4 आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं तो 5 बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। ऐसे में जैस्मिन, चुनाव तो देखिए अब हो चुका है, जिस भी परिस्थिति में हुआ, अब ईवीएम में सब कुछ सुरक्षित है। तो इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा करती है आम आदमी पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। हाँ, जो हमें जिता भी रहे हैं वो बहुत कुछ बड़े मार्जिन से नहीं जिता रहे। और इसलिए क्योंकि मैं जमीन से मैंने इस कैंपेन में मैंने भाग लिया, हिस्सा लिया है। जो मूड है पब्लिक का, दिल्ली का जो साइलेंट वोटर है, जो कहीं ना कहीं भाजपा के जो तंत्र दिल्ली पुलिस झोंक दी, उन्होंने सारी ताकतें झोंक दी। आज आप माइक लेके जाके 100 लोगों से पूछो तो आपको सच्चाई नहीं मिलेगी। कोई भी खुल के ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं भाजपा को हराना चाहता हूं या चाहती हूं। लेकिन रियलिटी ये है कि दिल्ली के वोटर ने सत्ता का जो नंगा नाच भाजपा ने खेला इस टाइम, गुंडागर्दी, सत्ता, पैसा एंड आई वुड से लिकर, इतनी भारी मात्रा में बटा है कि इससे गंदा चुनाव आज तक मेरे ख्याल से दिल्ली तो क्या शायद देश ने नहीं देखा होगा। लेकिन जैस्मिन, ये भी तो हो सकता है कि 2013 में पहला चुनाव, फिर 15 में दूसरा और 20 में तीसरा चुनाव, ये चौथा चुनाव है आम आदमी पार्टी का। ये भी तो एक वोटर में फटीग वाला फैक्टर भी हो सकता है क्या? They want some change? देखिए, हाइपोथेटिकल तो आप कुछ भी कारण इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं गरिमा जी। रियलिटी ये रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों के जीवन में मूलभूत सुविधाएं दी हैं, बहुत बड़ा सुधार लाया है। और ये लोग भूले नहीं है। लोगों को पता है कि 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, ना कभी शिक्षा ठीक करी, स्वास्थ्य ठीक किया, ना फ्री बिजली, ना फ्री पानी, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, कुछ नहीं इन्होंने सुविधाएं दी जनता को। नहीं, लेकिन वो मिडिल क्लास का, वो जो मिडिल क्लास दिल्ली का सबसे बड़ा क्लास है, उसको एड्रेस करना क्या एक सबसे बड़े गेम चेंजर के तौर पर भी हो सकता है जैस्मिन? ये मैं एक एंटीसिपेटरी सवाल पूछ रही हूं। इसकी तो सटीक एनालिसिस आप जब 8 तारीख को आएगी तब हम बताएंगे कि इतनी बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे क्या कारण रहे थे। मैं केवल आज की तारीख में ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में अक्सर कोई भी एग्जिट पोल ना सक्सीड हुआ है। और खास ये वाला एग्जिट पोल इतना कॉम्प्रोमाइज इसलिए है क्योंकि पूरे भय के माहौल में आप देखिए खुलेआम गुंडागर्दी, मतलब वोटर आज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ रहा नहीं है दिल्ली के अंदर, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही थी। तो आप किसी भी एग्जिट पोल में वोटर से ही तो पूछते हो कि आपका वोट किसको जाएगा। एक सेकंड, आपका कोई एनालिसिस तो होगा भाई, ये मिडिल क्लास के जिस सेक्टर को आपने सबसे प्रोमिनेंटली एड्रेस करने की कोशिश की, अब बजट में उसी पर नेहले पर दहला जो आया, क्या वो इंपैक्ट
करता दिखेगा इस चुनाव को? ये मैं आपका पर्सनल एनालिसिस पूछ रही हूं जैस्मिन। नहीं, मैं पर्सनल एनालिसिस कहता हूं कि मिडिल क्लास का जो बजट का एक छोटा सा लॉलीपॉप का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाँ। पहले केवल मात्र 2% हाँ। पॉपुलेशन आबादी देश की टैक्स पे करती। दिल्ली में शायद वो 5% हो जाती होगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो रिमेनिंग 95% जनता है उनको आम आदमी पार्टी की तमाम सुविधाएं मिलती हैं। फ्री बिजली 90% फ्री या सब्सिडाइज बिजली 90% लोगों को मिलती है। हाँ। फ्री पानी हो गया, महिलाओं को बस यात्रा होगा, ये हमने नहीं, यही सब मिडिल महिलाओं क्लास वाला के लिए किया है। फैक्टर पिछली और बार 25,000 जैस्मिन, पिछले बार के चुनाव में 6% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था आम आदमी पार्टी को। अब महिलाएं, वो जो बजट में ऐलान हो गया कि भाई 1100 रुपए मिलेंगे, और बाद तक भी एट द वर्ज ऑफ इलेक्शन भी वो पैसा नहीं पहुंचा। क्या ये कमजोर कड़ी साबित होगी क्या जैस्मिन? बिल्कुल नहीं। दिल्ली की महिलाएं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पर यकीन करती हैं, क्योंकि हाँ। जो जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे किए हैं। और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि जब हमारी सरकार बन जाती है सबसे पहला फैसला मैं लूंगा कि 2100 रुपए की समान राशि देना शुरू करूंगा। अच्छा, और ठीक महिलाओं है, का जो 6% आप डिफरेंस देख रही है, हाँ। आप मान के लिख दीजिए 8 से 10% महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी के फेवर में जाने वाला है इस चुनाव में। पिछली लेकिन बार बोलेगा कोई नहीं। 6% का आंकड़ा मेरे पास है। जब आप जाएंगे उनके पास माइक लेके, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरे भय के माहौल में ये पूरा इलेक्शन हुआ है। मेरे ख्याल से देश की तमाम जो भी हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स थे उनकी धज्जियां उड़ गई है, और देश और दुनिया ने देखा कि किस तरह से वन साइडेड इन्होंने चुनाव कराने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। नहीं, लेकिन क्लेम तो किया अरविंद केजरीवाल ने कि 55+ और अब महिलाएं जोर लगा दें तो 60। इसी भय के माहौल में क्लेम जो है वो 60 से ऊपर का है ना जैस्मिन? हाँ, हो सकता है। कभी आप डाउट मत कीजिए कि 60 के ऊपर भी चला जाएगा। मेरी You तो stand पूरी by that. एक्सपेक्टेशन है कि You 60 still के stand ऊपर by जा that सकता है। particular claim? 100% 55+ ही आना है। 55 के ऊपर कितना मार्जिन आता है वो हम देखेंगे 8 तारीख। 55+ आना है। अब रोहन, ये जितने, मैं तो लगातार नए नए नाम सुन रही हूं भाई। ये मैट्रिक्स को सुना था, लेकिन बहुत सारे नए नाम भी एग्जिट पोल की इस कतार में अब शामिल हो गए हैं। और शुरुआत में सबने बढ़त दिखाई भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आखिर में आते आते थोड़ा बैलेंस बनता दिख रहा है। अब रोहन गुप्ता, चुनाव हो गया है, ईवीएम में सब कैद है। क्या एनालिसिस, क्या ऑब्जर्वेशन, क्या कैलकुलेशन, कितनी सीटें? देखिए, दो तीन चीजें कहूंगा। अगर आम आदमी पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता को थोड़ा आप और प्रोवोक करती तो 70+ भी बोल देते, पर जिस प्रकार से उन्होंने बात की, उनके मन का दुख दिख रहा था कि चुनाव जो है बुरी तरह से हार रहे हैं। तभी जब आप हारते हैं तभी चुनाव को गंदा कहते हैं। पर जनता जनार्दन का जो फैसला है हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए गरिमा जी, आप जानते हैं मैं मेरे स्टैंड पे हमेशा कायम रहता हूं। मैं कभी भी, ना आज ना कभी पहले, मैं कभी एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करता हूं। ठीक है। जिस प्रकार से एग्जिट पोल का सबका अपना एक मेथड होता है, सबका एक सैंपल साइज होता है, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाते हैं तो किस प्रकार से किया, आंकड़ों पे मुझे नहीं विश्वास है। दूसरी बात, अभी हम चुनाव खत्म भी नहीं हुए हैं। काफी लोग अभी भी पोलिंग बूथ के अंदर होंगे, अभी भी लोग अंदर होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी कोई भी प्रिडिक्शन हो करेक्ट हो। मैं इतना बिल्कुल मानता हूं कि जिस प्रकार का एक ट्रेंड में देख रहा हूं, मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल जो ग्रास रूट ट्रेंड में देख रहा हूं, जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी में देख रहा हूं, जिस प्रकार से नैरेटिव ये लोग नहीं सेट कर पाए वो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से एक नई राजनीति का इन्होंने आविष्कार करने की बात की थी। आज चुनाव को तो खत्म हो गया। गरिमा जी, दिल से बात कर रहा हूं कि जनता ने जब उनको 10 साल तक वोट दिया तो ये सोच के दिया कि नहीं है, कुछ नयापन लेके आएंगे, करप्शन फ्री कर देंगे। पर जब 10 साल के बाद पीछे मुड़ के आपके देखते हैं कि जब शीश महल की बात करें या शराब घोटाले की बात करें, जनता का कहीं ना कहीं मन जो है तोड़ दिया था अरविंद केजरीवाल ने। इस बार इन्होंने काफी इमोशनल अपने आप को करने का प्रयास किया, ये वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त पर जब एग्जिट पोल तकरीबन 9 एग्जिट पोल हमारे सामने है, एक तरफा चुनाव, एक तरफा मैंडेट देती दिखेगी जनता दिल्ली की, या फिर कहीं 32 पर और इसी तरह के नंबर्स पर उलझा देगी, या एक तरफा होगा, भले ही खिलाफ जाए या फिर सपोर्ट में जाए? मुझे लगता है डिसीजन जनता डिसीजिव मैंडेट देती है। देखिए, आप चुनाव देखेंगे, जिस प्रकार से राज्यों के चुनाव आए हैं, जितने भी चुनाव आपने हरियाणा देखा हो, महाराष्ट्र हो या जो भी झारखंड, जो भी, जनता डिसीजिव मैंडेट देगी। एंटी इनकम्बेंसी है और वो काफी दिख रही थी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांगली ग्राउंड पे दिख रही थी। हाँ, और लेकिन अगर ये 27 साल का सूखा रोहन खत्म होता है, नंबर 1, एक मिनट। अच्छा ठीक है, कह लीजिए। बिल्कुल, एक मिनट मेरी बात खत्म कर दो, फिर आप बोलिए। 3 चीजें मुझे लगता है कि इनकी अगेंस्ट में गई। नंबर 1,
10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। नंबर 2, जो कोर वैल्यूज के ऊपर आम आदमी पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार की बात करें या सरल राजनीति की बात करें, दोनों में अरविंद केजरीवाल जो आपको बुरी तरह से फंस के दिखे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी वादे उन्होंने किए थे, और यमुना की आप बात करें, बड़े सरलता से जा के वादे किए थे, वादे पूरे नहीं हुए। और चौथा, सबको लगा, जनता को लगा कि दिल्ली 10 साल पहले जहां थी वहीं पे पिछड़ के रह गई। तो मुझे लगता है ऐसी काफी चीजें थी जिसके वो इमोशनल कार्ड जो प्ले करना चाहिए वो नहीं कर पाए, और इसीलिए डिसीजिव मैंडेट बीजेपी की फेवर में जाने वाला है। लेकिन ये रोहन, अगर इसी के काउंटर को मैं ऐसे देखूं कि अरविंद केजरीवाल ने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, इस्तीफा दे दिया जेल से बाहर आने के बाद, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि अरविंद केजरीवाल बतौर चीफ मिनिस्टर जेल चले गए, करप्शन के आरोपों में वापस आते इस्तीफा दे दिया, वो रिकंस्ट्रक्ट करते हुए दिखे, यमुना पर माफी मांग ली, रिकंस्ट्रक्ट करते दिखे। ये सारे इमोशनल फैक्टर देखिए काम आएंगे क्या? नहीं, मुझे लगता है गरिमा जी, क्योंकि आई एम मैन ऑफ स्ट्रेटेजी ऑल्सो, 3 जगह मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी चूक कर दी। हाँ। लोकसभा के चुनाव पे जब वो बाहर आए तब उनके पास इमोशनल कार्ड था, पिक था चुनाव का, उन्होंने प्रचार किया पिक में, फायदा नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया उसमें दिल्ली की जनता का जो दिल है दोनों के लिए, दोनों को एक दूसरे ने गालियां दी और दोनों एक दूसरे को एक्सपोज करते रहे। दोनों जो 6 महीने पहले साथ में रहे और एक दूसरे को गाली दे रही है, जनता ने स्वीकार नहीं किया। हाँ। तीसरी बात, आप कितना भी काम इमोशनल कार्ड खेलें, सब कुछ करें, जनता काम देखती है। हाँ। आप सिंबॉलिक तरीके से कोई एक मॉडल स्कूल दिखा देंगे या मॉडल मोहल्ला क्लिनिक दिखा देंगे, जनता को सब समझ, अगर उसकी लाइफ में फर्क पड़ेगा, जनता आपको वोट देगी, मैं इस सवाल पर आती हूँ, भी है, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े लोकसभा में और विधानसभा में फिर फर्जीवाल तक भी बात आ गई, तो ऐसा ही एनडीए में अजीत पवार 30 सीट पर लड़ रहे हैं, लोकसभा में आप साथ लड़े और 30 सीटों पर अकेले अजीत पवार ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। देखिए, मैं कभी भी जो अलायंस फॉर्म होता है, राइट, कई अलायंस में आप प्रॉपरली नहीं हो पाता है, वो एक अलग चीज है, पर जहां पे 6 महीने पहले आपने कंधे पे हाथ रख के वोट मांगा और आप एक दूसरे को ऐसी गालियां दे रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचारी है, ये तो राष्ट्रद्रोही है, एक सीमा होती है ना, जनता सोचती है लेकिन वो दिखाया नहीं दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया ने कि अजीत पवार जब आप एक्सट्रीम, वो एनसीपी के अजीत पवार जो वित्त मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में, अभी भी वित्त मंत्री हैं, शाना बशाना उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा भाई, लेकिन दिल्ली की 30 सीटों पर अजीत पवार अलग चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद शर्मा, किसी का ये जो बिल्कुल देखिए, किसी का अलायंस चेंज करना, हाँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, मैं आपको आंसर दे रहा हूं, किसी का अलायंस चेंज करना वो राजनीति की बात होती है, अलायंस चेंज करके वापस अपने स्टैंड को चेंज करना जनता स्वीकार नहीं करती। आप समझ रहे हैं, 2 बार वो लोग साथ में आए, 2 बार अलग हुए, वापस साथ में आए, वापस अलग, वो इनकंसिस्टेंसी जनता स्वीकार नहीं करती। आप समझ रहे हैं, मुख्य मुद्दा ये है कि कोई भी चीज आप करें, कंसिस्टेंट तो रखिए अपनी बात को। ठीक है, मैं कौन से एग्जिट पोल पर भरोसा करूं? कोई 4 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी को क्लियर मैंडेट है, 4 दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को क्लियर मैंडेट है, और एक कह रहा है कि 32 से 39 तक झूलते नजर आएंगे। ये मैट्रिक्स कह रहा है कि भाई 32 से 37 आम आदमी पार्टी और 35 से 40 बीजेपी झूलती दिखेगी। किस पर भरोसा करें विनोद जी? आप किसी को जानती हैं इनमें से? हाँ, एब्सोल्युटली, मैं कह रही हूँ, पहली बार नाम सुन रही हूँ। और इतना बड़ा हमारा आकलन कर दिया हमारे मित्र बीजेपी वाले ने। इनको, इनमें से किसी को जानते हो आप भाई? मैं तो नहीं जानता। और एक साथ कैसे पनप रहे हैं इतने सारे? हम लोग कंफ्यूज करने के लिए क्या? ऐसे ग्रो कर रहे हैं जैसे वीड्स ग्रो करती हैं बाग में। ये तो इतना बड़ा षड्यंत्र है, मैं समझता हूं, जनता के खिलाफ। देखिए, मेरी बात सुनिए, इलेक्शन ईमानदारी से होने चाहिए इस देश में सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। 2 चीजें हुई। इलेक्शन कमीशन ने शुरू में क्या कहा कि बजट में कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आएगा जो किसी टारगेटेड ग्रुप को लुभाने वाला होगा। आए, और अगले ही दिन माननीय प्रधानमंत्री ने इलेक्शन से जोड़ दिया उनको। नहीं सर, ये चुनाव आयोग से भी कहीं चूक हुई क्या कि चुनाव आयोग कह रहा है कि लुभाने वाले कोई भी ऐलान नहीं होंगे, और चुनाव आयोग ने ही तारीख तय कर दी बजट के 4 दिन बाद। चुनाव आयोग को मैंने एज ए फैक्टर गिनना बंद कर दिया है। अब मैं लोगों के अपने विवेक पे जाता हूं, उनके अपनी आत्मा की आवाज पे। देखिए, हर सरकार की अपनी आत्मा की आवाज होती है और उस पे सारा उसका मॉरल फोर्स टिका होता है। 2 चीजें हुई। एक तो
वेतन आयोग अनाउंस हुआ और दूसरा ये अनाउंस हुआ जो कि बोला जाता है जिसको कि टैक्स कंसेशन मिडिल क्लास टैक्स कंसेशन दी है। और उसके बाद शुरू हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं इतना मुफ्त दे रहा हूं। और पार्लियामेंट की स्पीच में माननीय प्रधानमंत्री का अभिभाषण पे एक तर्क ये भी था कि ये तो मिल रहा है 12 लाख पे आपको कंसेशन, लेकिन हम और जो चीजों पर रियायत दी है वो भी कैलकुलेशन करके ये बता रहे थे कि 30,000 रुपया आपको हर महीने दे रहे हैं। नहीं, लेकिन विनोद जी सवाल ये है कि ये जो वोटर टारगेटेड अनाउंसेस हैं क्या ये दिल्ली को इम्पैक्ट करते दिखेंगे क्या? देखिए ऐसा है, दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो नई दिल्ली में काफ़ी हैं, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वहाँ पर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। कितना होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अरविंद हैज़ बीन एबल टू काउंटर इट बाय सेइंग कि इनके 8,000 तो साल भर के हैं, मेरे जो 25 जो आपको कितना 25,000 का कंसेशन दे रहा हूँ हर महीने का है। मैं दोनों को गलत मानता हूँ। किसी ने ईमानदारी से इलेक्शन नहीं लड़ा और इसमें फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट इनिशिएटिव सरकार का होना चाहिए था, केंद्र की सरकार का नहीं हुआ। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस्तेमाल हुए, अभी तक हो रहे हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे नहीं होंगे। बट सर, नाउ इलेक्शन इज डन, now election is done and we have to trust on our all institutions, we have to actually। तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आम आदमी पार्टी को जो जितने भी एग्जिट पोल वो भले ही नोन है अननोन है, अगर आम आदमी पार्टी को एक डेंट पहुंचाते हुए दिख रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीजें जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक दो चीजें हैं जो जा सकती हैं। एक जो मिडिल क्लास थी, जो आम आदमी पार्टी के साथ बोर्ड आम आदमी पार्टी पे फिदा हो गई थी इंडिया के इस करप्शन मूवमेंट के चलते, वो थोड़ी मिडिल क्लास जो है वो बड़ी डिमांडिंग क्लास होती है, हम सब उसी क्लास से हैं। वो शुद्ध है, वो थोड़ी शुद्ध है, लेकिन उसका जो बेस है, झुग्गी झोंपड़ी गरीब तबका, वो अभी तक नहीं हिला। ठीक है, वो एक्चुअली आइडेंटिफाई करता है इसके चुनाव चिन्ह से, झाड़ू से। आप समझते कि नहीं कि जितने भी आप चुनाव चिन्ह देख रहे हैं, कमल का फूल, हाथ, उन सब में अगर पिरामिड में सबसे नीचे है झाड़ू। मतलब आप सब झाड़ू एक दलित पर आए, उसके पहले इस बात को क्लैरिफाई कर दीजिए कि मिडिल क्लास में एक टर्ब्यूलेंस पॉसिबल है। मिडिल क्लास के एक तबके में मिडिल क्लास इज नॉट होमोजेनस इन दिस कंट्री। एब्सोल्युटली। देखिए, लोअर मिडिल क्लास जो है वो लुढ़क के गरीब क्लास भी हो जाती है, एक बीमारी हो जाए घर में। प्रधानमंत्री स्वयं इसके बारे में कई बार बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं जब मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास मतलब मध्यम बीच में, जो बिल्कुल बीच में है और जो ऊपर है थोड़ी उससे, और जो ऊपर वाली है उसको अपवर्डली मोबाइल क्लास भी हमें के जमाने में कहा के करते हैं। जो अपवर्डली मोबाइल क्लास है वो बहुत शोर मचा रही है और वो ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी हार सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक सबसे, बीजेपी की जो एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने ही शोर पे मंत्रमुग्ध हो जाती है। और मैं तो एक और से आगे सवाल ये पूछ रही हूँ, मैं एक सवाल ये पूछ रही हूँ कि क्या बीजेपी इस चुनाव को वाकई जीतना चाहती है क्या? एक ऐसा स्टेट जो आधा ऑलरेडी केंद्र के कब्जे में है। भाई एलजी विनय सक्सेना बैठे हुए हैं, आधी अथॉरिटी ऑलरेडी केंद्र के पास है। जितनी आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस मजबूत हो? मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूं। बीजेपी चाहती है कि देयर इज नो हाफवे हाउस फॉर द बीजेपी इन सो फार एज इलेक्शन इज कंसर्न। वो जो अवेलेबल है उसको हासिल करना चाहती है। ठीक है, लेकिन विजय जी, दिल्ली को जीतना वाकई क्या बीजेपी बड़ी सिंसियरिटी से और संजीदगी से चाहती है क्या? 100% मुझे लगता है। और वो जख्म है, आप उसको जख्म है वो। अच्छा, ठीक है। जख्म के तौर पे मैं उसको देखता हूं कि दिल्ली, कहा जाता है कि दिल्ली में जो राज करता है वो दिल्ली पर, देश पर राज करता है। एक जनरल हमारे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, देश पर राज कर रहे हैं लेकिन दिल्ली पर राज नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन मैं इसका जो काउंटर नैरेटिव सर आपसे पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा नया नैरेटिव है ये। भाई 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जीती किससे वो सारी जमीन? वो कांग्रेस की सारी जमीन है ऑलमोस्ट। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करें,
दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कमजोर होना कांग्रेस को मजबूत करेगा? क्या बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस मजबूत हो और फिर से रिवाइवल मोड पर आ जाए? नहीं, ये एक आपका सवाल बेहतर है, लेकिन दिल्ली अलग है। आप जख्म को समझे ना, जाके फटे ना पैर बिवाई वो का जाने पीर पर आई। आप उस जख्म को तो समझिए कि वो रोज रिस रहा है। दिल्ली में बैठकर दिल्ली से में आपकी सरकार नहीं बन रही, और रोज गरिमा जी कहती हैं अरे आपकी सरकार तो दिल्ली में बनी नहीं। तो हर दिन इस पर जो सुनना पड़ता है, वो मैं इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाए। अच्छा। और 27 साल का वनवास आप कहते हैं, जब विनय सक्सेना की बात करते हैं फिर क्यों कहते हैं 27 साल का वनवास? वो तो है, आधे तो है ही। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? रोहन गुप्ता नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं। मतलब हम लोग बोल रहे हैं, आपका मतलब हम सब लोग शामिल हैं। तो वो चाहते हैं कि ये पूरी तरह से वनवास खत्म हो, उसकी एक्सरसाइज हो। लेकिन मैं जितने हमारे मित्रों के, जो भी आपके मित्र हैं, मैं कम जानता हूं। जो एग्जिट पोल आए हैं, आज का पोलिंग देखिए आप। पहले ही दिल्ली जो है होमोजीनियस नहीं थी। हमने कल परसों भी चर्चा की थी, जिसमें मेरे को एक बात कल भी लग रही थी, आज भी अभी तक लग रही है कि भाई कांग्रेस इसमें नहीं है, जिस पर मैंने कई बार कहा कि बाइपोलर इलेक्शन है। मोटे तौर पर कुछ बढ़ेगा वोट और कुछ सीटों पर क्या काम होगा वो नहीं है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। और आज की मैं पोलिंग देख रहा हूं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी की पोलिंग अलग अलग तरीके से है। कुछ मुस्लिम डोमिनेंस वाली अलग है, कुछ दलित वाली अलग है, कुछ मिडिल क्लास अलग है। तो आज की तारीख में इसको इस तरह से 100% तरीके से समराइज करना कि ये नतीजे होंगे, बहुत मुश्किल काम मुझे लग रहा है। सर, लेकिन जो अभी विनोद जी ने एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी दे दी कि भाई मिडिल क्लास थोड़ा बहुत एक थोड़ी नाराजगी में है, लेकिन जे कॉलोनी में, क्लस्टर्स में वो वोटर अरविंद केजरीवाल के साथ बना हुआ है। बीजेपी जीतना चाहती है इस चुनाव को, जो मैंने स्ट्रैटेजी आपकी पूछी। लेकिन ये जो 5% कांग्रेस से खिसका था और चला गया था भारतीय जनता पार्टी के पास 38%, अगर कांग्रेस मुस्लिम इलाकों में आज बंपर वोटिंग हुई है, कांग्रेस इसको रिटेन करती अगर दिखेगी, तकरीबन 7 से 8-9% भी कांग्रेस पहुंचती है, तो वो डेंट तो बीजेपी को क्यों डेंट होगा? वो तो 7-8% मुस्लिम वोट है, तो वो तो बीजेपी के पास था ही नहीं। ये वोट जिस पर हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, कि कांग्रेस और मिडिल क्लास डिसाइड करेगा मोटे तौर पर। कांग्रेस कितना वोट लाती है जो आम आदमी पार्टी का नुकसान पहुंचा सकती है, और मिडिल क्लास, मैं उसे नाराज से ज्यादा निराश कहता हूं। आम आदमी पार्टी से मुस्लिम पर अगर विजय जी ये जो बम्पर वोटिंग दिख रही है मुस्लिम इलाकों में, और बड़े फ्रेगमेंटेड हैं दरअसल जो रिएक्शंस आ रहे हैं। मुस्लिम वोट्स में भी आप देखिए कई जगह पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और MIM तीनों लोग हैं। तो उस तरह से भी वो वोटिंग हुई है। अब वो 100% हुआ, 90% हुआ, उसमें से किसको कितना मिला यह है। और ये भी भ्रम टूट सकता है कि हम कहें कि वो मुस्लिम वोट जो है केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ही दिया जा रहा है। तो वो मतलब वो मोटे तौर पर ऐसा हम मानते हैं, लेकिन क्या MIM की 2 सीटों पर जो मजबूती है ओखला में और वहां, तो उस पर वोट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से मुस्लिम वोटर किसको चुनेगा, ये भी बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा। ज्यादा दिल्ली के तमाम इलाकों में घूमे ऋषि, इस सवाल का जवाब है किसी के पास कि मुस्लिम मतदाता जो जनरली इस कॉन्सेप्ट पर वोट देता है, बीजेपी को कौन हराएगा? अब उसमें खांचे में फिट बैठती है आम आदमी पार्टी। लेकिन क्या कांग्रेस अपना वोट रिटेन करेगी? दिल्ली दंगों के बाद 22 में नगर निगम जो थे, ओखला का ही फॉर एन इंस्टेंस 5 नगर निगम के इलाके आते हैं, 5 में से 1 पर आम आदमी पार्टी जीती, 2 पर कांग्रेस जीती और 2 पर बीजेपी जीती। ये कांग्रेस कितना सेंध लगा रही है मुस्लिम वोट बैंक में ऋषि? गरिमा जी देखिए, ओखला से ज्यादा जंगपुरा की मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं वोटिंग के दरमियान जंगपुरा था। जंगपुरा में तकरीबन 1,48,000 वोट हैं और उसमें 24 या 25,000 मुस्लिम वोटर हैं। जो निजामुद्दीन का इलाका है, भोगल के आसपास का इलाका है, और जो सराय काले खां जहाँ पे आज मनीष सिसोदिया के साथ धक्का मुक्की हुई, उन इलाकों में सुबह के वक्त में 7 बजे से जब वोटिंग का शुरू हुआ, तो सुबह फरहाद सूरी के पक्ष में वोटिंग हो रही थी। मुसलमानों का वोट बटा हुआ था, खास करके जो निजामुद्दीन जहाँ उनके रिहायशी इलाके हैं, जो आम आदमी पार्टी की तरफ एक तरफा थे, और उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी, उनके विधायक, उनके पार्षद उनके स्थानीय कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और उनकी मुखालफत कर रहे थे। दूसरी बात, लेकिन जब 12 बजे के बाद जब चीज़ें लगी कि मनीष सिसोदिया की स्थिति कमज़ोर है और बीजेपी के वोटर पहले चुनाव के मुकाबले इस बार के चुनाव में ज़्यादा दिखे, खास करके उसके वर्कर, उनके घरों से उनको निकालने का, मिडिल क्लास जिसकी चर्चा बार बार हमारे सर कर रहे थे, तो मिडिल क्लास नाराज जरूर है और वो वोट कितना शिफ्ट हुआ है कहना मुश्किल है।
लेकिन मुस्लिम वोट में शुरू में कुछ डेंट था, इसीलिए मनीष सिसोदिया बिल्कुल नजदीक मुकाबले में फंसे हुए हैं। देखिए 48 या 49,000 के आसपास आखिरी वोट आए थे आम आदमी पार्टी को। बीजेपी का जो हाँ मेन वोट बैंक रहा है वो 24 या 25,000 मैक्सिमम वोट वो जंगपुरा में पा रही है। लेकिन तरविंदर सिंह मारवा जो कैंडिडेट है उनका अपना 10,000 वोट बैंक है, वो निर्दलीय रहे, लोकल रहे, फिर भी बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी उस इलाकों में 38 या 40% के आसपास वोट पहुंच रही है। ये सीट निकालने जाएंगे जंगपुरा मनीष सिसोदिया, बड़ी हार्ड सीट मानी जा रही है। लेकिन फराज सूरी की वजह से वहां कुछ वोट डेंट हुआ, इस वजह से नजदीक मुकाबला है, नहीं तो फिर आम आदमी पार्टियां कंफर्टेबल थी। अभी कंफर्टेबल नहीं है ऐसा आप कह रहे हैं? अभी भी ये मुकाबला ट्रिकी मुकाबला है मनीष सिसोदिया की। अगर आप मेरे हिसाब से पूछ रहे हैं तो 3 या 4,000 का अंतर होगा। अगर जो टोटल पोलिंग 90,000 वोट पोल हुएंगे तो आसपास, और 1,48,000 में, ठीक है, तो उसमें से हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोटर जो बार बार जो वीकर सेक्शन है, जो किराएदार है, जो सराय का लेखा देखिए 18,000 वोट है, वहाँ 4 पोलिंग स्टेशन है, 18,000 में तकरीबन 9 या 10,000 वोट पोल हुए थे। और वहाँ मुस्लिम 12 बजे के बाद आमतौर पर जो एक तरफा वोटिंग करते थे, कतारबद्ध करते थे, वो अपनी स्ट्रेटजी बदल दिए। महिलाएं 2-2, 3-3, 4-4 करके धीरे धीरे स्मूथ कर लगातार वोटिंग होती रही है और उनका ट्रेंड बदला दिखा। उनके ट्रेंड में आम आदमी पार्टी को ज़्यादा बढ़त थी। कांग्रेस शुरू के 2-3 घंटे के बाद डाउन हो गई, इसीलिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही है, जो वोटिंग जमीन का ट्रेंड है आज का। तो मैं ये पूछ रही हूँ ऋषि, वो जो दलित और मुस्लिमों से कांग्रेस पार्टी इस गठजोड़ की, भाई दलित 18% और मुसलमान 12.8% टोटल मिलाकर हो जाता 30% और 35% का वोट शेयर अगर मिल गया कैंडिडेट को, कैंडिडेट जीत जाता है। तो ये 30% के चंक से जो कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी, वो उम्मीद बाकी है या वोटिंग में ये बुलडोज हो गई? मेरे हिसाब से 2 या 3% का वोट शेयर कांग्रेस को बढ़ेगा, खास करके दलित और मुस्लिम वोट बैंक में। बहुत ज्यादा उसमें डेंट नहीं है, कैंडिडेट की वजह से कुछ सीटों पर डेंट है। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है क्या? मेरी समझ से तो आम आदमी पार्टी को अच्छी बढ़त है, तकरीबन 52% लास्ट 2020 में पड़े थे। इस बार 3 या 4% जो कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा वो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कमेगा। उसमें एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। तो कांग्रेस 8% के आसपास या 7% के आसपास वोट रहे, आम आदमी पार्टी 52 से 47-48% हो। ठीक है, बीजेपी का वोट जो स्टैंड होगा वो। ठीक है ऋषि, जैस्मिन, ये क्या कांग्रेस पार्टी अगर कुछ भी सीटों पर, खासतौर से जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, 6 तो ऐसी हैं 35 से 55% का डिसाइसिव मुस्लिम वोटर है वहां पर, अगर यहाँ भाई इमाम का मुद्दा, इमाम 1.5 साल तक तनख्वाह नहीं मिला, वो अरविंद केजरीवाल के घर के पास जाकर बैठ गए, ये मुद्दा, अलावा इसके दिल्ली के दंगों का मुद्दा, संभल पर, बहराइच पर कोई स्टैंड नहीं होना, ये जो एग्जैक्ट प्रिसाइज आउटरीच थी मुसलमानों में आम आदमी पार्टी की, ये थोड़ा बहुत कम होती दिखेगी क्या? कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट और आम आदमी पार्टी का डिटैचमेंट। गरिमा जी, दिल्ली का जो वोटर होता है वो बड़ा स्मार्ट वोटर होता है, भले वो मुस्लिम वोटर हो, हिंदू वोटर हो या किसी भी जाति धर्म का हो। अब जो मुस्लिम वोटर की आपने बात कही है, दिल्ली के मुस्लिम वोटर ने इस कैंपेन में क्या देखा कि एक तरफ कांग्रेस है जो केवल और केवल आम आदमी पार्टी को अटैक करने में लगी है, भाजपा के खिलाफ चू तक उन्होंने नहीं निकाली। भाजपा ने मतलब इतने क्राइम्स किए, इतने पैसा बांटा, लिकर बांटा, सारी गुंडागर्दी की सारी हदें तोड़ दी। क्या कांग्रेस ने एक बार भी एफआईआर दर्ज की? क्या कांग्रेस ने एक बार भी कंप्लेंट करी? तो दिल्ली के वोटर को पता है कि अगर कांग्रेस स्वाभाविक अगर वोट दे है ना जैस्मिन, नहीं, बात ये नहीं है। देखिए सवाल ये है कि आप खुद, अगर कांग्रेस खुद जीतने का उनका मन होता तो फिर वो ऑब्वियसली बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को अटैक करती है। अगर बीजेपी खुलेआम पैसा और नशा बांट रही है तो कांग्रेस को भी हर्ट होता, लेकिन वो चुप रहती है। तो दिल्ली के मुस्लिम वोटर भी जानता है कि अगर कांग्रेस को वोट डालें उसका मतलब ये है कि बीजेपी को वोट डालें, उसे अच्छा ऐसी पार्टी को क्यों ना वोट डालें जो भाजपा को वाकई में हरा सकती है। और देखिए, जब हमने दिल्ली के स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक किए, इस बार असदुद्दीन ओवैसी का भी एआईएमआईएम का फैक्टर भी है क्या? खासतौर से 2 सीटें तो ऐसी हैं जहां वो बड़ी मजबूती से ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। शिफाउर रहमान के पक्ष में बाकायदा ओवैसी साहब खुद आए। देखिए, उनके आने से दे आर ऑलवेज वेलकम,
बट उनको पता है, और मेरे ख्याल से अब तो दिल्ली क्या देश के मुस्लिम वोटर को पता है कि अगर बीजेपी कोई वाकई में ओरिजिनल बी टीम है वो AIMIM है, जो हमेशा चाहती है कि भाजपा को फायदा दिया जाए ताकि माइनॉरिटी वोट्स बढ़ जाए। तो मैं वापस यही कहता हूं कि दिल्ली का वोटर काफी सियाना है, वो समझता है, जानता है, परखता है, वो पता है कि अगर उसके वोट से वो वाकई में उसकी जिंदगी बेहतरी करना चाहता है तो किसे वोट दे, और वो आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमारी स्कीमों से तो सबको फायदा हुआ है। हमने शिक्षा ठीक करी, मुस्लिम हिंदू सबको फायदा हुआ, हमने बिजली के बिल माफ किए, पानी माफ किया, ये तमाम जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दी है वो हर तबके के लिए करी है। लेकिन तो मैं वो हमसे अगर कोई मैं छीन तो नहीं क्लैरिटी सकता। लेकिन मुस्लिम वोटर में पूछ रही हूँ जैस्मिन, इमामों को 1.5 साल तक तनख्वाह भी नहीं मिली। वो तो इनको पता है, हाँ। मुस्लिम समाज को पता है कि जो तनख्वाह नहीं मिली वो इनके अफसरों ने, मतलब LG साहब ने अफसरों के ऊपर दबाव डाल के करा। बाय द वे, फिर हमने चुनाव के 2 महीने पहले हमने वो भी सारी क्लियरेंस, पेंडिंग क्लियरेंसेस करवाए। सेम टू सेम ओल्ड एज पेंशन स्कीम इन्होंने रोक दी थी भाजपा ने LG के दबाव पे, तो वो भी हो गया। लेकिन तो सबसे एक-एक चीज, ताकतवर जो चीजें बीजेपी रुकी के थी, वो सारी कैंडिडेट्स लाइन पे आ हैं गई। वो कुछ सीटें फंसा रहे हैं क्या भाई? नई दिल्ली पर प्रवेश वर्मा है, कालकाजी में रमेश बिदूड़ी है, और कैलाश गहलोत आपके सबसे बड़े चेहरे जो हुआ करते थे, जाट चेहरा, वो बिजवासन पर बीजेपी ने प्लॉट कर दिया, प्लेस कर दिया, चुनाव हो गया है। ये कुछ सीटें बड़ी क्रूशियल हो गई क्या जैस्मिन? गरिमा जी, मैं वापस घूम फिर के उसी चीज पे आऊंगा कि हाँ। ये वाला जो वोटर था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का वोटर था। भले आप जितनी भी माइक्रो एनालिसिस कर लो, दिल्ली का वोटर अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करता है, उनके काम को जानता है, समझता है, और उनके जीवन में उसका क्या असर हुआ है वो भी बखूबी जानता है। नहीं, तो लेकिन भले सर आप अगर वो किस पर भी- 54% का जो वोट बैंक बीजेपी को लोकसभा में मिलता है, 53-54 लोकसभा में मिलता है ना, और विधानसभा में पलट जाता है, वो 38 पर पहुंच गए थे, आप 54 पर टिके रहे। ये अगर विधानसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल का चुनाव है, वो वाला चुनाव अरविंद केजरीवाल का नहीं है। आपको लगता है दिल्ली का वोटर ये नहीं जानता है? दिल्ली का बच्चा जानता है। आज दिल्ली के बच्चे से जाके पूछ लीजिए कि किसको वोट देना चाहिए, जब विधानसभा का चुनाव बोलेगा केजरीवाल ने हमारे स्कूल ठीक किए, उसी को वोट देना चाहिए। तो जनता समझती है। अब देखिए, आप कितना भी बेवकूफ बनाना कोशिश करो, दिल्ली की जनता ये भी जानती है कि भाजपा को हमने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी, क्या किया? ये पॉइंट, लेकिन जसमिन में इस पर क्योंकि अब ये बड़ा माकूल पॉइंट आपने उठाया, क्या दिल्ली की जनता ये जानती है कि लोकसभा का चुनाव प्राइम मिनिस्टीरियल चुनाव है, वहां से प्रधानमंत्री चुनकर आएंगे, दिल्ली का चुनाव वहां से मुख्यमंत्री चुनकर आएंगे। अब रोहन गुप्ता, ये तो क्या ये सबसे बड़ा फैक्टर भी बनता दिखेगा क्या? 5 एग्जिट पोल इधर, 5 एग्जिट पोल इधर, तो चेहरा बीच में डिसाइसिव हो जाएगा। देखिए गरिमा जी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि दिल्ली की जनता ने एक व्यक्ति के ऊपर 10 साल का भरोसा किया, राज्य के लिए। केंद्र में हमेशा मोदी जी पे भरोसा किया और हमेशा मोदी जी ने डिलीवरी भी की। अब दिल्ली की जनता ये ठगा महसूस करी कि अगर 10 साल के पहले ही भाजपा के साथ चले गए होते तो दिल्ली का ये हाल नहीं होता। ये ऐसी सरकार के, केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत की हम बात करें, कृषि सम्मान निधि की बात करें, जो भी केंद्र की योजना थी, दिल्ली की जनता को उसका फायदा नहीं उठाने दिया। और देखिए, कब तक आप नेगेटिव मोड में रहेंगे? आपकी जब भी आपकी गलती है आप दूसरे पे ठीकरा फोड़ेंगे। प्रदूषण की बात आई, पहले पंजाब में सरकार नहीं थी तो वहां पे ठीकरा फोड़ेंगे। यमुना की बात आई तो हरियाणा पे ठीकरा फोड़ेंगे। लेकिन आप अभी भी लॉ तो एंड ऑर्डर की कंट्रोल बात नहीं आई तो छोड़ना LG पे चाहते रोहन गुप्ता भाई, गोल आपने पोस्ट भी शिफ्ट नहीं तो कर सकते हैं। लेकिन रोहन, ये गरिमा तो जी, सच ही है कि केजरीवाल की गर्दन दबाए रखी मैं ना बात आपने खत्म भाई, करूं अरविंद गरिमा जी। केजरीवाल की अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या सुप्रीम कौन सी कोर्ट गर्दन ने, दबाए करेगी? हमने मैं बता नहीं, देती नहीं, हूँ। मुझे बताइए। अधिकारियों नहीं, की आपने ट्रांसफर कहा, पोस्टिंग में नहीं, सुप्रीम मुझे कोर्ट ने बताइए, कहा कि भाई अगर चुनी हुई गर्दन सरकार की को बात आप अधिकार होना कल सुनिए, चाहिए। सुनिए, आप उस पर ऑर्डिनेंस ले आए गर्दन दबी बाकायदा होती, संसद में। अगर गर्दन दबी होती तो शीश 4 बंगले, सुनिए, 4 बंगले इकट्ठा करके शीश महल बना देते। क्या गर्दन दबी होती? 2000 करोड़ का शराब घोटाला कर लेते अगर गर्दन दबी होती। जो बजट सरप्लस चल रहा था 20 साल तक, 29 साल के, वो बजट को उन्होंने डेफिसिट में डाल दिया अगर गर्दन दबी होती। ऐसा नहीं होता है। गर्दन दबी थी, इसीलिए तो वो शिक्षा विभाग ने और स्वास्थ्य विभाग ने अखबारों में विज्ञापन दे दिया, फर्जीवाड़ा कर रहे केजरीवाल। अगर आप दूसरे की गलतियां निकालेंगे, अगर आप गलती दूसरे की निकालेंगे तो जनता आप पे भरोसा नहीं रखेगी। आपको अगर बेबस है तो फिर क्यों जनता भरोसा करेगी? आपको अपना काम निकालना आना चाहिए। अगर आप छीटाकसी करेंगे, केंद्र सरकार की योजना को इंप्लीमेंट नहीं करने अच्छा, देंगे तो ठीक है रोहन, आप हर रोज। रोहन 1 सेकेंड, एक और सर्वे है एग्जिट पोल, के सर्वेज एंड स्ट्रैटेजीज, और यहाँ पर अब देखिए ये दरअसल बैलेंस होता जा रहा है मामला। पहले एक साइड झुका हुआ था, बीजेपी 26 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 44 सीटों पर।
के सर्वेज एंड स्ट्रैटेजीज, विनोद जी सही कह रहे हैं कि बहुत सारे नाम कभी नहीं सुने गए, लेकिन अब ये मैं दरअसल थोड़ी सी मुतमईन इसलिए हूं कि अब ये बट गया, 5 इधर और 5 इधर। के सर्वेज एंड स्ट्रैटेजीज कह रहा है आम आदमी पार्टी को 44 सीटें। अब ये ये तुम्हारा एक बोल रहा है, एक सर्वे है चाणक्य स्ट्रेटेजीज। नो, चाणक्य यूज्ड टू डू सर्वे फॉर न्यूज 24। इट इज द सेम चाणक्य और इट्स अ डिफरेंट चाणक्य। तो देन ये स्ट्रेटेजी वाइज डिफरेंट है। चाणक्य सब तो ये दिस इज ये बेईमानी है। एक पोस्टर है जिसका जो चाणक्य है, जो करता है, एस्टैब्लिश्ड है, और चाणक्य स्ट्रेटेजी साथ में लगा दो आप। somebody must do something about this यार। ये इतना मिलावट इंफॉर्मेशन में क्यों भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में सवाल पूछा जाना चाहिए, खास तौर से स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी में। लेकिन उसके बावजूद मैं छोड़ देती हूँ, चलिए इसको। विनोद जी, ये जो 22-25 बीजेपी को, 44-49 आम आदमी पार्टी को, एब्सोल्यूट क्लियर डिवीजन है, 5 इधर है और 5 इधर है। भैया पता नहीं कौन किसको डिवाइड कर रहा है। अभी मेरे मित्र ने बोला कि जितनी सर्वे एजेंसीज है शायद उतनी तो सीट भी नहीं है असेंबली में। नहीं, अभी 10 सर्वेज आए, 70। देखिए, हम ये इस बहस को कर रहे हैं, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। वी आर नॉट बेसिंग आवर एनालिसिस ऑन साइंटिफिक डेटा। मुझे शक है, गहरा शक है कि क्या ये डेटा साइंटिफिक है। कितना टाइम इतने पढ़े लिखे लोग, बीजेपी के प्रवक्ता है, जासमीन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे मित्र जो हैं, इनकी लोग बात सुनते हैं, मेरी तो शायद कम सुनते हैं, लेकिन वो जमीन से आए हैं, वो आके बता रहे हैं आपको। ही गेव एन एनालिसिस विच इज मोर इम्प्रेसिव देन व्हाट दीज चैनल्स आर टेलिंग मी। ताजदार बाबर का बेटा जहां से लड़ रहा है, मैं हैरान नहीं हूं कि वहां पर कांग्रेस अच्छा लड़ रही है, लेकिन जीतेगी नहीं। अच्छा लड़ने के बावजूद नहीं जीतेगी वहां, और क्योंकि हरा पाने की स्थिति में नहीं है। नहीं, क्योंकि ये नहीं वहां पर अच्छा वोट ले जाएगी, लेकिन कांग्रेस की फाइट जो इस इलेक्शन में थी वो यूनिवर्सल नहीं थी, वो स्पोरेडिक थी। एक सीट में लोग अपने दम पे लड़ रहे थे कैंडिडेट से, पार्टी के दम पे नहीं लड़ रहे थे। नहीं, लेकिन वो कांग्रेस क्योंकि अब फाइट में कमबैक तो नहीं कर सकती विनोद जी। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि बीजेपी क्या सरकार बनाने की स्थिति में है दिल्ली में? देखिए, मेरे को तो शक है। 27 साल में ऐसा क्या बदला कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में मैं अंग्रेजी दिखाई में दे रही है कुछ एग्जिट पोल्स में? आई विल नॉट वेजर ऑन बीजेपी। आई एम स्टिल इंक्लाइंड टू पुट माई बेट्स ऑन आम आदमी पार्टी। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा पैसा डूब सकता है, और मैं लड़ सकता हूँ जाके जासमीन को कि आपने मुझे मिसगाइड कर दिया, मैं भी बोल गया आपकी इन्फ्लुएंस में। लेकिन जो मेरी अपनी व्यक्तिगत आकलन है कि आम आदमी पार्टी का, जैसे कि हमारे मित्र बता रहे हैं, कि उसका जो बेस है, जो उसका एक्चुअली लड़ाई जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हो रही है ना, वो डाउनटाउन लड़ाई है। वो जो डाउनटाउन, यस यस यस, जो परिधि पे तो आम आदमी पार्टी, लो लाइन एरियाज, जो अंदर घुसते हैं, जब आप बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुसते हैं, द डीपर यू गो द मोर द स्ट्रॉन्गर इज द फाइट बिटवीन द टू पार्टीज, क्योंकि वो वहां पर कुछ बीजेपी के गढ़ भी आ जाते हैं। और जैसे कि पटेल नगर, राजेंद्र नगर, इधर उधर वहां छोटे छोटे मार्जिन से भले जीतती रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंटली जीतती रही है बीजेपी। ठीक है, लेकिन नई दिल्ली जो सीट है जहां पर जूते भी बटे, साड़ियां भी बटी, कंबल भी बटे और 1100 रुपए भी बटे, बाकायदा स्वाभिमान संस्था प्रवेश वर्मा बांटते दिखे, और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी हैं प्रवेश वर्मा। और नई दिल्ली में ही वो जो मिडिल क्लास पर इम्पैक्ट है वो भी है। तो अरविंद केजरीवाल देखो, नई दिल्ली ने शीला दीक्षित को हरवा दिया था 26,000 वोट से, ठीक है, लेकिन किसी प्रवेश वर्मा से नहीं हरवाया था। शीला दीक्षित को जिसने हराया था बीजेपी के कैंडिडेट ने, वो रिस्पेक्टेबल कैंडिडेट था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रवेश वर्मा से वो क्या कहते हैं, जो अभी आज के दिन हाल ही में है, वो रिस्पेक्टेबल नहीं है। उसकी तरबियत के साथ कैंडिडेट था। न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसकी तरबियत है। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अटल जी हारे हैं। ये स्नॉब्स की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको हराएगी आउट ऑफ स्नॉबरी हरा देगी कई बार, और जिसको जिताएगी उसको भी आउट ऑफ स्नॉबरी जिता देगी। तो विजय जी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी एक ट्रायंगुलर मुकाबले के तौर पर प्रेजेंट की जा रही थी। 23,000 का तकरीबन मार्जिन है जीत का।
अरविंद केजरीवाल 26,000 था, 26,000, 23-26 ये मार्जिन बचा पाएंगे केजरीवाल? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल या दूसरे कैंडिडेट शीला दीक्षित को हरा सकते हैं, मुख्यमंत्री को हरा सकते हैं, मैं इसको ये कहता हूं कि चुनाव में इसको सरप्राइज की तरह से क्यों लेना या शॉकिंग तरीके से क्यों लेना। जब ये वोटर इंदिरा गांधी को हरा सकता है राजनारायण जैसे नेताओं के साथ, या अटल बिहारी वाजपेयी को हरा सकता है मध्य प्रदेश में, या फिर शीला दीक्षित को जो 15 साल सरकार में रही, और उनको जैस्मिन शाह साहब के नेता भी आजकल कहते हैं कि वो बहुत अच्छी लेडी थी। मैं विजय जी आपसे एक और काउंटर क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ, क्या ये हम ओवर सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी हार गए और इंदिरा गांधी हार गई और शीला दीक्षित हार गई, क्या वो स्पार्क ऑफ द मोमेंट नजर आता है क्या? इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो पूरे देश ने देखा, हाँ, स्पार्क ऑफ द बिल्कुल ठीक बात है। मोमेंट लेकिन अभी वाला इलेक्शन में क्या है कि संदीप दीक्षित बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल को हराने में। अब संदीप दीक्षित को कितना वोट मिलता है, कितनी ताकत से, वो तो खुद ताकत से लड़े, बस उसमें केवल कांग्रेस साथ नहीं थी, तो वो कितना वोट वहां पर हासिल कर सकते हैं, वो भी इस सीट का चुनाव बदलने में होगा। और मिडिल क्लास वोटर वो भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। दूसरा समझिए, जो 38 से 54 भारतीय जनता पार्टी का वोट, और वहां पर भी आम आदमी पार्टी का भी वही वोट है करीब करीब, वो दोनों वोट जो 16% वोट है, वो न उसको आप न तो एंटी बीजेपी वोट कह सकते हो, न एंटी आम स्विंग वोट है, तो उधर भी जा सकता है। तो वो वोट जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ सेंटर में चलता था, लोकसभा में चलता था और विधानसभा में अरविंद जी के साथ जाता था, उसमें से काफी वोट, मतलब ये जरूरी नहीं है वो 25% है, 40% है, 50% है, वो मिडिल क्लास, वो सारा वोटर मिडिल क्लास वोटर है। आप कह रहे हैं ये 16% का जो लोकसभा वाला मार्जिन है बीजेपी का, वो बीजेपी विधानसभा में रिटेन करती दिखेगी। कितना करेगी ये करेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि रिटेन करेगी कितना, लेकिन कितना करेगी उससे ये चुनाव नतीजे तय होंगे। और आज की पोलिंग तो मुझे बहुत सरप्राइज कर रही है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी ने अलग तरीके से बताया है। सब में वो 50% से 65-67% पर आ गई है। सर, लेकिन ये जो रिटेन करने वाला प्रोसेस है, इसमें जनता ये भी तो देखेगी कि वीरेंद्र सचदेवा के नाम पर वोट करेंगे या फिर सचदेवा को आप जानते हैं? रोहन जी को नहीं पता, आपको पता है उनके बारे में? ये तो चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल चुनाव है ना। वीरेंद्र सचदेवा इसमें कहां से आ गए? वीरेंद्र सचदेवा संगठन के तौर पर मजबूत चुनाव लड़ रहे थे। वीरेंद्र सचदेवा का मैं सम्मान करता हूँ। एक सेकेंड सर, इन्हीं पोटेंशियल फेसेस में से कहीं से उठाएगी भारतीय जनता पार्टी इफ दे विल विन द इलेक्शन? इन्हीं पोटेंशियल फेसेस में से उठाएगी ना बीजेपी? कौन से पोटेंशियल फेसेस? भाई पोटेंशियल फेसेस आपके पास वीरेंद्र सचदेवा हैं, 7 सांसद हैं, उन्हें आप भजन लाल जी को आपने पोटेंशियल फेस के तौर पर देखा था राजस्थान में? देखा था आपने? याद कर रहे आपसे नहीं, वो क्या दिल्ली की टेंडेंसी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलती है क्या? विजय की बात ठीक है, लेकिन विजय एक चीज शायद ही लुकिंग वन थिंग, कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको टू आई सी इट प्ले द सेकंड फिडल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली। कोई ऐसा ना कैंडिडेट दे जो कि ऐसा लगे कि थर्ड फिडल प्ले कर रहा है। बनी बनाया रसूख खत्म हो जाएगा। अब लेकिन ये दूर की कौड़ी है। आई थिंक वी आर जंपिंग द गन। अभी तक तो किसको बनाएंगे? अभी सरकार बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के इलेक्शन लड़ी है बीजेपी, और ये प्रधानमंत्री के चेहरे पे इलेक्शन लड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ही बजट था और प्रधानमंत्री की सरकार का ही वो जो अनाउंसमेंट था, जो वेतन आयोग का अनाउंसमेंट था, और प्रधानमंत्री के इशारों पे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर चलते हैं। देखिए, इस दिल्ली शहर में बीजेपी का ये बात गलत है कहना कि कोई चेहरा नहीं था। लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी के चेहरे थे, और उनसे कितने खुश है आवाम, ये भी आप जरा सोच लीजिए। ये मुझे हैरानी है कि आम आदमी पार्टी ने इस फैक्टर को तूल नहीं दिया। अच्छा ठीक है विनोद जी, चलते चलते थोड़ा सा कम समय है। जैस्मिन, एग्जिट पोल पर ना रोहन भरोसा कर रहे हैं ना आप भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मैंडेट क्या चौंकाने वाला हो सकता है क्या? ईदर दिस साइड और दिस साइड, ईदर बियॉन्ड 62 और बियॉन्ड 36, बियॉन्ड 30, आई मीन लेस देन 36, नॉट बियॉन्ड। मुझे लग रहा था गरिमा जी कि ये एग्जिट पोल आने से पहले इतने चौंकाने वाले नहीं थे, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत दी थी वैसी देगी। लेकिन आज जो इतना फ्रैक्चर्ड मैंडेट एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, इसके बाद तो लग रहा है कि जो 8 तारीख को आएगा तो वो चौंकाने वाला ही होगा, क्योंकि 8 तारीख को जनता डिसाइड करेगी कि क्या ईमानदारी के लिए वोट देना है या गुंडागर्दी या गाली गलौज
करने वाले लोगों के लिए वोट देना। और दिल्ली की जनता सियानी है, वो बखूबी जानती है कि दिल्ली को कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, कौन सी सरकार। अच्छा, मैं आपसे एक अलहदा सवाल पूछ रही हूँ, कांग्रेस को कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैस्मिन? कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होने वाला इस चुनाव में, इतना कहता हूं। ये तो विजय जी, ये तो 1.5 महीने से कह रहे हैं विजय जी। रोहन गुप्ता, फाइनल आंकड़ा आपका आप जल्दी उनकी से। बात मान लेते पहले। हाँ, रोहन गुप्ता, फाइनल आंकड़ा जल्दी से। मैं कोई आंकड़ा नहीं दूंगा, पर मुझे इतना मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है ग्राउंड पे। जो वोटिंग परसेंटेज हम एनालाइज कर रहे हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है, चौंकाने वाला आंकड़ा आएगा बीजेपी की फेवर में। और ये सरकार बुरी तरह से हार रही है, आम आदमी पार्टी बुरी तरह से दिल्ली से एग्जिट हो रही है। हाँ, पूछिए ना सर, बस 10 सेकंड ही है वैसे, बहुत सॉरी टू ज्यादा आस्क समय यू नहीं। वन क्वेश्चन। देखिए, जब शीला जी हारी थी ना दिल्ली में, तो ये कहा जाता कि उनके खिलाफ डबल एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्र की और उनकी अपनी। तो यहां पर केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी नहीं चल रही क्या इस बार? वो भी सरकार जो है। हाँ, तो खैर अब कुल मिलाकर देखिए, ये चुनाव बड़ा क्रूशियल मैं है। रीजन बता रहा हूँ, जवाब देना। आई हैव टू। अच्छा प्लीज 10 सेकंड में कह दीजिए भाई, कहिए। मैं जवाब दे दूं? हाँ, प्लीज। प्लीज। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, देखिए दिल्ली की जनता में यही गुस्सा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ये सरकार ने नहीं लेने दिया। देखिए, कोई भी सरकार होती, 2 पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार पार्टी नहीं है कि जो केंद्र में दूसरी सरकार थी और वो पहली बार आई है। पहले कांग्रेस बीजेपी भी हुआ करती थी, कभी भी ये हाल नहीं हुआ है। पर जिस प्रकार से इन्होंने गतिरोध की राजनीति की हर चीज में। ठीक है, क्रूशियल चुनाव है, नोबडी नोज। 8 तारीख को जब ईवीएम मतपेटियां खुलेंगी तो क्या निकलेगा, किसके लिए जीत का उद्घोष होगा और किसके लिए इंट्रोस्पेक्शन का वक्त होगा। बस इंतजार करना है, क्योंकि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। 9 बजे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए।